हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे हम। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ 27 समकालीन केंद्र का, और ये सेकंड पार्ट है। जो पहले पार्ट में हमने यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान संघ के बारे आसियान के बारे में बात किया था। इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे चीन, जापान और इसको देखेंगे, कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। शुरुआत में यहाँ की अर्थव्यवस्था सोवियत प्रणाली पर आधारित थी। जैसे कि 1949 से पहले यहाँ पे चीन में कोई राजनीतिक अस्थिरता फैले हुआ था, गृह युद्ध था। चीन को उस समय एशिया का बीमार भी कहा जाता था। ठीक है, उससे पहले के जो गृह युद्ध हुए थे, जो उनका जो फ्रीडम के लिए इन्होंने जो लड़ा था, उसमें एक नेता था जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, मतलब ये हुआ था, आंदोलन हुआ था 1950 में। उसका नाम था माओ जेडोंग के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, यहाँ गृह युद्ध जीता था। उसके बाद इनका विकास हुआ और उसके बाद से यहाँ पे अर्थव्यवस्था की सोवियत प्रणाली थी 1949 के बाद, जब ये क्रांति समाप्त हुई। तो ठीक है, तो हम देखेंगे कि माओ के नेतृत्व में चीन का किस प्रकार से विकास हुआ। जो आज के वर्तमान में आप चीन को देखो तो ताकतवर देशों में से एक आता है, जिसपे वीटो पावर भी है, या अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विकसित देशों में आ गया है। तो हम देखेंगे कैसे ये इसका विकास क्रम आगे बढ़ा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चीन ने विकास का जो मॉडल अपनाया, उसमें खेती से पूंजी निकाल कर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करना था। मतलब क्या था, उसमें खेती में पूंजी यानी कि कृषि एग्रीकल्चर करेगा, उसमें जो पैसे मिलेंगे उसको बड़े उद्योग में वो उसको इन्वेस्ट करेगा, उसमें खड़ा करने में जोर देगा, जिससे कि उसका विकास हो सके। ठीक है, चीन ने साम्राज्यवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने अपने सारे संसाधन को उद्योग में लगाया। जो भी उस पर था, जैसे जो कृषि से आ रहा था या कहीं और से, तो उसको उद्योग में लगा रहा था। वो उसको अपना देश को विकास करना चाह रहा था। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, चीन को अपने नागरिक को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं को लाभ देने के मामले में विकसित देश से भी आगे निकल गया। लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। क्या हुआ, चीन ने क्या किया, चीन अपने देश के जो नागरिक थे उनको रोजगार, हर देश का कर्तव्य होता है कि वो अपने देश के नागरिक को रोजगार दे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे, सामाजिक वेलफेयर करे, है ना, सोशल वेलफेयर करे, योजना ला रही, ये भी दे रहे थे। चीन वाले का लाभ देने के वो विकसित जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, विकसित देशों से आगे निकल गया उस समय वो। ठीक है, निकल गया। लेकिन इसकी बढ़ती जनसंख्या, अगर हम वर्तमान में बात करें, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में टॉप नंबर पे चीन आता है। तो ये एक बढ़ती जनसंख्या थी, उसके विकास में ये बाधा उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, कृषि परंपरा तरीकों पर आधारित होने के कारण, कृषि परंपरा मतलब जो कृषि से ही इनका सब कुछ होता था, इसके कारण वहाँ के जो उद्योग जो जरूरत थी, जो आवश्यकता थी उद्योग करने के लिए, जो फैक्ट्रीज लगानी थी, उसमें जो पैसे खर्च करने थे, ये सब कर्मचारी थे, तो उसमें वैसे नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो मतलब जो अब जो उद्योगों पर आधारित होने की जो मतलब चाहिए होता है फैक्ट्रीज वगैरह को, जो है कृषि परंपरागत तरीके होने के कारण उस जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चीनी अर्थव्यवस्था को उत्थान। जो चीनी जो अर्थव्यवस्था था उसका आगे कैसे बढ़ा, वो मतलब इतना विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो चीन में सुधारों की पहल, मतलब हर चीज़ के लिए कहते हैं ना, कुछ सुधार करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ सुधार किया। अगर आप बिना मतलब एक ही रास्ते पर चल रहे हो और सुधार नहीं तो सही तो हो नहीं सकता ना। तो इन्होंने भी अपनी जो अर्थव्यवस्था को, जब मतलब जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, वहाँ उद्योग विकास नहीं हो पा रहा था या जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, तो उन्होंने कुछ सुधार किए हैं। तो हम सुधार को देखने वाले, सबसे पहले हम सुधार को देखने वाले। तो चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपनी राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। ये जैसे क्या था, तो 1972 से पहले चीन और अमेरिका में कोई संबंध नहीं था, क्योंकि अमेरिका जो चीन के खिलाफ ही बोलता था। ठीक है, तो उन्होंने 1972 में क्या किया, 1972 में 1972 में इसके राष्ट्रपति थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रिचर्ड निकलसन, और उन्होंने चीन की यात्रा करी। फिर उन्होंने जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से जो एकांतवाद था उसको समाप्त किया, है ना, और एकांतवाद को समाप्त किया और ट्रेड व्यापार इसको शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1973 में प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि पे, उद्योग, सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। जो प्रधानमंत्री इनके जो थे 1973 में, चाओ एन लाई ने कृषि में, उद्योग में, कृषि, उद्योग और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण क्षेत्र अपनाए।
ठीक है। अब इनको भी आधुनिकीकरण, कृषि भी अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किया जाएगा, ठीक है। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने आर्थिक सुधार किए, ठीक है, और खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति से तात्पर्य क्या है, ठीक है, मतलब खुले द्वार की नीति से तात्पर्य ये है कि जो पहले की जो चीन की अर्थव्यवस्था थी वह बंद था, पूरी तरह बंद था, जो केवल अपने देश के अंदर ना कोई वो बेचेगा ना कोई खरीदेगा, ये था, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, लेकिन जब इन्होंने खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई थी, उसका उद्देश्य क्या था कि चीन की जो बंद अर्थव्यवस्था को ना दुनिया के लिए खोलना है, दुनिया वाले भी अब जो अन्य बाहर के देश हैं, है ना, सब यहाँ पे आ सके, व्यापार कर सके, ठीक है। इसके लिए अब ये किया गया था। 1982 में खेती को निजीकरण कर दिया गया, है ना। साम्यवादी मॉडल, पता है साम्यवादी मॉडल मतलब सभी कुछ भाई अपने राज्य का होता है, सब उसका ये था कि निजी स्वामित्व नहीं होता, परंतु क्या कर दिया 1982 में निजीकरण कर दिया, मतलब अब जितना जो उपजाएगा उसको उतना फ़ायदा हो जाएगा, जितना अनाज जो उपजाएगा उसको उतना ही महत्व मिले, ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुनाफा कमाएगा, ठीक है। तो फिर 1998 में उद्योग का भी निजीकरण कर दिया गया, है ना। पहले भाई सब कुछ तो साम्यवादी मॉडल यानी कि रूस में कैसा था कि जो सब कुछ होगा, राज्य का स्वामित्व होगा, जनता कुछ नहीं होगा, सभी लोग बराबर बांट जाएगा। तो 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया, 1998 में उद्योगों को निजीकरण किया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल जोन जेड की स्थापना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना, सेज की स्थापना की गई। अब ये होता क्या है ना, ये क्या होता है, तो ये सेज स्थापना जो था कि विदेशी व्यापार के लिए, है ना, विदेशी व्यापार को आकर्षित करने के लिए तटीय इलाके जो समुद्र किनारे जो है ना, तो तटीय इलाकों में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए, जैसे शहर बनाए थे, ठीक है। इसमें एक प्रमुख शहर का नाम है शेनज़ेन है। इसका जो एक प्रमुख शहर है उसका नाम क्या था, ये भाई रुक जा, चलिए, तो शेनज़ेन था, एक शहर का नाम शेनज़ेन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट हम कवर करते हैं। छठा पॉइंट क्या था, तो चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। जो चीन था 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन का एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार था, है ना। जो कभी ये देश था, कभी किसी से मतलब दूसरे देश से व्यापार नहीं करता, वो कर रहा है, तो उसमें बहुत से विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार हो गया था, ठीक है। जो सुधार तो हुए, है ना, कहते हैं ना कि हर मतलब सुधार के बीच कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, उन्होंने, बट इसके जो इतने सारे सुधार हुए, जो एक देश जो था सारे बंद अर्थव्यवस्था थी, उसका विकास नहीं हो रहा था, समाजवादी था, वहाँ धीरे धीरे पूंजीवाद आ रहा, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें भी चीन का नकारात्मक प्रभाव था, जैसे कि वहाँ के आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं होना। समाजवादी का तो यही थ्योरी है ना कि सभी लोगों का विकास समान रूप से सभी लोगों को मिलना चाहिए ना, कोई भी अमीर नहीं, मतलब कोई भी अमीर ना गरीब, बड़ा समानता हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, निजीकरण करना चालू कर दिया, तो इसमें भी सभी जो लोगों को अब समान रूप से मतलब लाभ नहीं मिल रहा था, ठीक है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम मिल रहा था। चीन में जब बेरोजगारी दर कम थी, तो अब क्या हुआ, सुधार हुए, तो वहाँ के चीन में बेरोजगारी बढ़ी, 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, रोजगार की तलाश में थे, बेरोजगार हो गए भाई। अब क्या, वहाँ की जो महिला के रोजगार और काम करने का हालात संतोषजनक नहीं थे। जो रोजगार जो मिल रहे थे या काम करने की स्थिति, जो वहाँ पे काम करने के जो प्लेस होते थे वहाँ, वो संतोषजनक नहीं था, अच्छा नहीं था। गाँव व शहर और तटीय इलाकों में मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर, जो गांव में रहते थे या शहर में रहते थे, वो जो शहर वाले अमीर होते चले गए, गरीब होते चले गए, जो वर्तमान में भारत में भी देखने को मिल सकती हैं आपको, ठीक है। विकास, पांचवा पॉइंट है, विकास की गतिविधियां ने पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाई। बिल्कुल यही बात तो, मतलब जब कोई विकास देश करता है तो अपने प्राकृतिक वातावरण उसको भूल जाता है और अपने विकास की ओर ध्यान देता है। तो चीन में भी ऐसे ही हुआ, जब इनका विकास ग्रोथ होने लग गया तो पर्यावरण में क्या भी समस्या आई। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन भ्रष्टाचार, इसमें चीन में भ्रष्टाचार बढ़ गया धीरे धीरे, ठीक है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और कुछ समझ ना तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं बताने को कोशिश करूँगा, ठीक है। अब चलते, चीन विश्व की नई उभरती शक्ति के रूप में। चीन जो था, अब देखो तो चीन एक विश्व के चंद ताकतवर देशों में आता है ना। तो क्षेत्र के हिसाब से विशाल आकार, क्षेत्रफल के हिसाब से ये विशाल आकार है, चौथे नंबर पे आता है चीन, है ना, तीसरे चौथे नंबर पे आता है। 2001 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया था। विश्व की यह है कि बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार
कि आगे चीन की बाकी विवाद को भुला चुके, जो भी चीन और इन देशों में विवाद था ना व्यापार के आगे तो टेंडुलकर के सब कुछ भुला देते थे, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। 1997 में वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए चीन की आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद करी। जब इन देशों के बीच आर्थिक संकट आया तो उन्होंने आसियान देशों के बीच मदद करी, ठीक है, आर्थिक रूप से मदद करी थी, जैसे कि लोन दे के वगैरह एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं तो परमाणु शक्ति संपन्न 5 देश हैं जिस पे परमाणु शक्ति संपन्न, उसमें से चीन है एकमात्र देश, चीन भी एक देश है, ठीक है। हाँ, चीन शक्ति संपन्न है, ठीक है। ये सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य है, जो इस वीटो पावर कहते हैं, जैसे वीटो पावर सुरक्षा सदस्य यूएनओ में होता है, तो उसका भी एक सदस्य देश है 5 देशों में से, ठीक है। चीन द्वारा लातिनी अमेरिका और अफ्रीका में निवेश तथा सहायता की इसकी नीतियाँ दर्शाती हैं कि चीन विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है, ठीक है। चीन का यही है कि भाई पैसे जो कोई देश लोन मांग रहा हो तो दो, कर्ज मांग रहा दो, और उसके बाद वो चुका नहीं पाते तो उनके जो भी कोई ज़मीन होती है, भूमि होता है, या उनके जो चीन का फ़ायदा उसको हड़प लेते हैं, जैसे श्रीलंका में सातुवादी था, ठीक है। ये ऐसे बहुत से देश करते मना नहीं करते, लेकिन ठीक है उनका फ़ायदा होता नहीं, ठीक है। चलिए, चीन के साथ भारत के संबंध आपको देखने का आए दिन दिखे तो विवाद चीन के साथ भारत से बीच में होते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सी आज से नहीं है, शुरू से ही विवाद का मसला बना रहा है। तो 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारतीय चीन सीमा पर चीन द्वारा बस्तियां बनाने से दोनों देशों के बीच संबंध भी कट गए। जाहिर सी बात है, कोई देश किसी देश में आता हो तो अब तो वो चीन ने भी ऐसे किया, तो भारत की सीमा पर आके वो बस्तियाँ बनाने का इस कारण से भारत और चीन के बीच में संबंध बिगड़ गए, विवाद हो गया। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के लद्दाख के अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावे के चलते 1962 में चीन भारत का युद्ध भी आपको देखने को मिला था, जिसमें भारत की हार हुई थी। 1962 के युद्ध में भारत की सैनिक पराजय हुई और भारत चीन संबंधों पर दीर्घकालीन असर हुआ। बहुत लंबे समय तक कोई बातचीत नहीं हो रही, ना राजनीतिक रूप से ना आर्थिक रूप से, कुछ नहीं। 1976 तक दोनों देश के कूटनीतिक संबंध समाप्त रहे थे। दोनों देशों के बीच हाल के समय में हुई सीमा विवाद से भी काफ़ी संकट अभी हुआ था ना, गलवान के सदस्य से अभी हुआ था, कुछ साल पहले की बात है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीनी मदद, जो पाकिस्तान द्वारा जब उसका जो परमाणु कार्यक्रम चलाता तो चीन उसको मदद करता पाकिस्तान को। पता ही पाकिस्तान और चीन कितनी है, और भारत के साथ पाकिस्तान की तो बनती नहीं, तो उसमें मदद करता है वो, इसीलिए भारत चीन के बीच इस बात को भी लेकर विवाद रहता है। उसके बाद छठा पॉइंट, बांग्लादेश म्यांमार चीन के सैनिक संबंधों को दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ मानता है। जो बांग्लादेश है, म्यांमार है, वो चीन के सैनिक संबंध हैं, दक्षिण एशिया में भारत हितों के खिलाफ मानता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवादी प्रस्ताव के विरुद्ध चीन जो है ना, हमेशा वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान का समर्थन कर देता है। जैसे कि भारत बांग्लादेश में भारत और पाकिस्तान में पता है आतंकवादी को लेकर चलते रहते हैं, आए दिन पाकिस्तान हमला करते रहता है, तो उसमें अगर यूएन में जाते तो वीटो का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से अगर वीटो का मामला ही खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा चीन और भारत संबंध में भी गिरावट डालता है, ठीक है। ये तो हमने देखा है कि ये भारत और चीन के बाद विवाद रहे कुछ, लेकिन सहयोग के क्षेत्र भी हैं जो देखने को मिलते हैं। उसमें समय ये देखने को मिलता है 1970 के दशक के उत्तरांत में चीन के राजनीतिक नेतृत्व बदले। जब 1970 के बाद जो चीन के जो भी नेता थे, उसके बाद जो दूसरे नेता आए हैं और राजनीतिक नेतृत्व बदल गया, उसके बाद चीन नीति में अब परिवर्तन हुआ है। चीन ने वैचारिक मुद्दों का स्थान व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख किए, इसलिए चीन भारत के विवाद मामलों को छोड़कर संबंध सुधारने को तैयार हो गया। मतलब जो पहले 1970 के पहले जो राजनीतिक नेता हुआ करते थे, अब वो बदल गए, तो भाई जाहिर सी बात है, कोई नए लोग आते थे, नई सोच भी आती है ना। तो नई सोच आए तो ये मुद्दा बदल गया। जब भी राजनीतिक मतभेद हो जाते थे या जो भी मतभेद है उसको समाप्त करने की कोशिश करी है। चीन वैचारिक मुद्दों का व्यवहार से है ना, इसलिए भारत और चीन के जो विवाद मामले थे उसको सुलझाने का कभी काम कर रहे हैं ना, संबंध को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। दोनों देशों के
संबंधों का राजनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है ना, तो राजनीतिक आर्थिक ट्रेड भी होती है, तो ट्रेड में भी नुकसान होता है। तो अभी देखो तो अभी भी अब आजकल ट्रेड होने लग गया है ना, तो ट्रेड होता है तो उसमें भी दोनों देशों को हानि होती है ना। दोनों देश एशिया की राजनीति में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों देश ही है ना, पावरफुल देशों में सब आते हैं एशिया के, ठीक है। चौथा पॉइंट देखेंगे तो दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा किया गया था। इस दौरे में संबंध को सुधारने और बेहतर करने का प्रयास किया गया था जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे, ठीक है, 1988 में गए थे। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर पोस्ट खोलने का समर्थन किया, मतलब सीमा पर जिससे आवागमन ज़्यादा संभव हो सके दोनों देशों सांस्कृतिक आदान प्रदान व्यापारिक ट्रेड वाला से, ठीक है। 1999 में भारत चीन व्यापार लगभग 30% सालाना दर बढ़ गया, जो पहले नहीं था, समाप्त हो चुका था। तो 1999 में भारत और चीन के बीच 30% बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 1992 में भारत चीन के बीच 33 करोड़ 80 लाख डॉलर द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। 2017 में ये बढ़कर 84 अरब डॉलर हो गया है। देख लो कितना फासला हो गया, जो कि दोनों देशों के बीच जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ को बताता है, ठीक है। उसके बाद जो है विदेश में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामले में भी दोनों देश सहयोग तैयार है। परिवहन, संचार मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित के कारण संबंध सकारात्मक रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, बढ़े। और चीन और भारत के नेता आधिकारिक अक्सर दिल्ली और बीजिंग, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी और बीजिंग चीन की राजधानी की दौरा करते रहते हैं, चाहे आधिकारिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। जापान, तो जापान की बात करते हैं तो चीन को यहाँ समाप्त करें। चीन से क्या समझ आया, चीन मतलब कैसे पहले 1949 से पहले चीन की कैसी स्थिति थी, उसको एक एशिया का बीमार देश कहा जाता था, जिसमें मतलब अन्य देश का कब्जा था, ठीक है, कुछ नहीं था। 1949 के बाद क्रांति हुई, तो फिर जो सरकार बदली, फिर देश का विकास धीरे धीरे हुआ। इन्होंने अपना जो कुछ का निजीकरण किया, जिसके कुछ नकारात्मक पहलू भी दिखा, कुछ सकारात्मक पहलू भी दिखा, भारत से विवाद भी दिखा और भारत के साथ कुछ मुद्दों पे सहमति भी बनी थी, ठीक है, ये कारण था। अब उसके बाद हम दूसरा शुरू करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं जापान। ये जापान ये भी एशिया के प्रमुख देशों में भी है, मतलब है ना, बेहतर देश है। चलिए तो उसको हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। जी, द्वीपीय मतलब पता क्या होता है, पता होगा, चलिए। तो ये एशिया महाद्वीपीय देश मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा देश होता है, ठीक है, दोस्तों, पानी से घिरा हुआ देश द्वीपीय कहते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो एशिया जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है जापान परमाणु बम विश्व का झेलने वाला एकमात्र देश है, एकमात्र अभी तक का देश है जिस देश पर परमाणु हमला किया गया था, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1940 का, ठीक है ना, अमेरिका द्वारा किया गया था। जापान के संविधानों के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवाद दो देशों को बीच हो जाता है, सुलझाने के लिए बल प्रयोग हमेशा के लिए त्याग, मतलब वो आर्टिकल 9 कहता है कि जो बल सीमा विवाद में बल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है, त्याग करने की बात करता है। जापान सत्ता के समकालीन उभरते केंद्र के रूप में, जापान के पास प्राकृतिक संसाधन कम है, नहीं है, ना कि समान, और कच्चे माल का आयात करता है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कच्चे माल का आयात करता है। इसके बावजूद उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने में प्रसिद्ध है। सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है। ये कि भारत में भी आपको ये सब ब्रांड देखने को मिल सकता है ना, सोनी टीवी वगैरह, जो होंडा, सुजुकी, ये सब प्रसिद्ध ब्रांड है ये जापान का। 1964 में OECD का सदस्य बना। 1964 में OECD का बना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन हुआ, ठीक है, सदस्य बना था ये। और जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, जापान की, ठीक है। एशिया के देशों में
अकेला जापान ही समूह 7 का सदस्य देश है। समूह 7 के सदस्य देश में कौन कौन सा है? समूह 7 के सदस्य देश की अगर बात करते हैं तो उसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। एशिया का एकमात्र कौन सा है? तो जापान है और ब्रिटेन यूएसए भी है। ठीक है, उसके बाद नंबर अगला है 5वां पॉइंट, आबादी के लिहाज से जापान विश्व में 11वें स्थान पर आता है। 11वें स्थान पर आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरे नंबर पर आता है। सैन्य खर्च करने के लिहाज से विश्व में 7वां स्थान पे आता है। और 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन हुआ था। ठीक है, अब ये हो गया हमारे जापान की कैसे वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है ना, उसकी कैसी विभीषिका हुआ था। तो अगर आपको ये पॉइंट अगर समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन अगर कि जापान पे बने या यूरोपीय संघ या इस पॉइंट जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, चाहे पार्ट 1 में या अभी में, तो ये आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ यहाँ इस वीडियो में जो अपने बात करी उसमें कुछ समझ नहीं है तो अपने बता सकते हो, अपन कमेंट कर सकते हो आप लोग, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि उसको बता सकूँ। ठीक है, तो अब एक लास्ट अंतिम पॉइंट है दक्षिण कोरिया है। ठीक है, ये अंतिम पॉइंट है दक्षिण कोरिया। इसको समाप्त करके वीडियो ख़त्म करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करो तो इससे जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करके बोलते हो तो चलिए लास्ट पॉइंट हम अंतिम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दक्षिण कोरिया। ठीक है, कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया रिपब्लिकन ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित कर दिया गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है, तो इसको 2 भागों में रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा उत्तरी कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित कर दिया गया। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, जहां हान नदी होकर गुजरती है। ठीक है, दक्षिण कोरिया सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में उभर रही है। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच दक्षिण कोरिया की आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ है। हान नदी पर चमत्कार कहा जाता है। 1996 में दक्षिण कोरिया OECD का सदस्य बना, ये भी बना 1996 में। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं तो 2017 में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था विश्व की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था 11वीं नंबर पे आ गया था। बताओ जल्दी ग्रोथ कर रहा है, कैसे ग्रोथ कर रहा है। सैन्य व्यय की जो सैन्य खर्च कितने 10वां स्थान पे था, 10वें स्थान पे है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व में दक्षिण कोरिया का HDI रैंक कितने 18वें नंबर पे है। दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत आर्थिक समृद्धि है। मतलब दक्षिण कोरिया के उच्च मानव विकास मतलब कैसे विकास किया, ऐसे नहीं कोई देश यूँ आए वैसे स्वतंत्रता हो गया, फ्रीडम मिल गई उसको तुरंत विकास कर देने विकास कर दिया, ऐसे कैसे, है ना। इसे कुछ कारक होते तो जैसे में इसमें ही कुछ कारक हैं, जैसे कि भूमि सुधार हुआ, ग्रामीण विकास हुआ, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्यायसंगत और आर्थिक वृद्धि शामिल है। ठीक है, अंतिम और 7वां पॉइंट है दक्षिण कोरिया उच्च प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे सैमसंग, LG, हुंडई भारत में प्रसिद्ध एशियाई ब्रांड है। मतलब इसका जो ब्रांड है ना कि इन्होंने बनाया, जैसे जापान सोनी सुजुकी, तो इसका भी कुछ ब्रांड है जो इस देश को आर्थिक समृद्धि की मदद करती है। जो इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुआ इन देशों का, ये प्रमुख कारण है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने चीन देखा, जापान देखा और दक्षिण कोरिया के देशों को हमने देखा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आई आपको समझ में आया होगा, है ना। तो मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको पर वीडियो पसंद आई है तो देखना और कमेंट करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हो, कर लेना, कोई नहीं। चलो, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो के मतलब नेक्स्ट पार्ट में नहीं, चैप्टर पूरा क्लोज हो गया, सेकेंड चैप्टर दूसरे मतलब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलता हूँ। तो चलिए, थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू।